मोहसिन मीरम साहब कौन सा टेस्ट है ये? प्लस सर शाबाश 36, 12042 जैनब शाबाश 33, अमजद मुझे यहाँ तक आवाज आई है। हाँ हमाद आप भी चुप कर ही जाओ यार, आप छोड़ दो यार उसको। क्या क्या चाहते क्या हो तुम? सीधे होके बैठो ना जरा, ये क्लास में बैठने का तरीका है। हाँ उधर करो, चलो ये डिस्पेंसर है तुम्हारा उसका। ओके नहीं करता। अच्छा जी सुने, एक छोटी सी एग्जांपल आपके लिए बनाई है। बेसिकली आई कैप की जो एग्जांपल है वो यहाँ से आगे शुरू होती है, तो ऐसे ही थोड़ा सा डाटा ऐसा बनाया जो वहां तक पहुंचा दे आपको। ठीक है, तो सब कुछ अज्यूम्ड है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमने विन किया है जिसपे रेवेन्यू हमें मिलना है 6,000 पर ईयर। ठीक है, और उसकी कोई कॉस्ट थी, मिसाल के तौर पे अपने ना इसको ना अपनी उस मीडिया वाली एग्जांपल पे बना लेते हैं। वो जो मीडिया वाली एग्जांपल थी कि दो साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विन किया है। अब 2 साल में इश्तिहार के चलने से पैसे आने हैं 6,000 पर साल। ठीक है, और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। चले 31 दिसंबर 17, 10,000 वो कॉस्ट है जो हमने एक्टर डायरेक्टर को पैसे पे करके इश्तिहार बनवाया था। और हमने बात की थी कि ये कॉस्ट्स जो हैं इनको आज ही एक्सपेंस आउट ना करो। अगर एसेट की लाइफ, इसकी कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ 3 साल है, रेवेन्यू 3 साल पे आना है, तो इस कॉस्ट को भी 3 साल पे जो है वो लेकर जाओ। तो चलो इसको 15 कर लेते हैं, एक साल भी बढ़ा दिया ना मैंने। ठीक है, 15,000 ये कॉस्ट पड़ी थी हमें। ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ वो तीन तीन हाँ सॉरी वो 3 साल पे ऊपर हमने बांटना है। जरा एक साल और बढ़ा दिया ना थोड़ा सा। अच्छा, अब एक साल गुजर गया है और हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब एक साल जो गुजरा है, इस एक साल में 6,000 का रेवेन्यू आया होगा।
ठीक है। इस एक साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट्स जो 15,000 पे पड़ी थी एमोर्टाइज हुई होंगी 5,000। यानी अगर मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे खड़े होकर बनाना चाहूँ तो यहाँ पे खड़े होकर जो इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट जो बनेगी उसके अंदर अज्यूमिंग कि कुछ और नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो तभी एग्जाम्पल इस तरह से ना एक्सट्रैक्ट समझ लें। तो 15 का ठीक है, 15 में रेवेन्यू कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है, एक साल का रेवेन्यू। लेस एक्सपेंसेस कर लेते हैं डायरेक्ट ही। एक्सपेंसेस में हमें एमोर्टाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की नजर आएगी कितनी 5,000। बाकी ये तो हो गया ना, एक्टर डायरेक्टर को पैसे दे दिए थे, स्टार बन गया था, इक्विपमेंट वगैरह जो आया था वो आईएएस 16 में चला गया था, ठीक है। ये एक्टर के डायरेक्टर के और समझो कमीशन सारा कुछ इसी में पड़ा हुआ है, ये एक जो हमने एसेट बना लिया था, जितने भी एसेट बन सकते थे, ठीक है। या ये वैसी कॉस्ट है जो आईएफआरएस ने 15 ने कहा था कि जी ठीक है ये एसेट बन जाएंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जो भी एसेट थे वो टोटल बस इतना ही बन रहा है 15,000, ठीक है। लेकिन ये जो इश्तेहार बन गया इसने अब चलना है तो कोई बिजली की तो थोड़ी बहुत खर्च होगी, चलाने के लिए कोई एक कार बंदा तो होगा जो बटन ऑन ऑफ तो करेगा, कोई एक गार्ड तो बाहर कमरे के बिठाओगे ना जहां पे सारा कुछ लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत खर्चा तो बहरहाल होना ही है इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उसको मैंने 500 पर ईयर अज्यूम किया। अदर कॉस्ट्स टू फुलफिल, जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट नहीं बना रहे बल्कि इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज एक्सेट्रा, ये एक्सपेंसेस में ही जाते हैं। बाद में भी तो ऐसी कॉस्ट होती हैं, ठीक है, कि जो शायद बिजली जो है वो चल रही है और भी सारे कामों में इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, तो बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो हुआ ही करते हैं। जो गार्ड बार बैठा हुआ है, ठीक है, वो तो बाकी सारे इश्तारों के ऊपर भी आ रहा होगा, तो मतलब उसका जो है ना वो रखवाली हो रही होगी सर्विस पे, तो नहीं, तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी एक्सपेंसेस भी तो होते हैं। इश्तार बन गया, चलना भी तो है, तो थोड़े बहुत खर्चे तो होते ही हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के होते हैं, जिनको हम एक्सपेंस आउट करते हैं, तो वो 500 है, ठीक है। तो वो एक्सपेंसेस कितने नजर आए 500, ठीक है जी। अभी तक तो हमें कोई 500 का एक्सपेंस प्रॉफिट होता भी नजर आ रहा है, ठीक है। और हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमें एक एसेट नजर आएगा जिसको मैं नॉन करंट एसेट्स में रख सकता हूँ ना, नॉन करंट ही होगा ना। अबे नॉन करंट नहीं लिखता क्योंकि अगले साल में, चलो यहाँ तो लिख सकता हूँ मैं, अगले साल का सोचने लगोगे तो फिर वो होगा करंट कर लेना, फिर कर लेना। और नॉन करंट एसेट्स में आपको एक एसेट नजर आ रहा है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स, ठीक है जी। और वो कितने पे नजर आ रहा है 10,000 पे, 15 से शुरू हुआ था, 5,000 कम हो गया, यानी ये पिछले साल के एंड पे एसेट पड़ा था, मतलब पहले साल के, उस साल के पहले दिन एसेट पड़ा था, एक साल बाद हमने 5,000 एमोर्टाइज कर दिया, ठीक है। आई कैप की एग्जांपल इससे आगे अब शुरू हो रही है, तो उसको समझाने के लिए ये सारी चीजें मैंने अज्यूम की हैं, सारा अज्यूम्ड डेटा है, ओके। अब सुने, कोई इवेंट ऐसा हुआ जिससे हमें शक पड़ गया कि ये कॉस्ट अब जो है फ्यूचर के अंदर इतना रेवेन्यू नहीं आना जितनी ये कॉस्ट पड़ी है। इंपेयरमेंट के कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूं बेसिकली ना। तो इंपेयरमेंट में भी तो वही किया करते थे हम, दरअसल जो फिक्स एसेट में करते हैं, हम कहते हैं एसेट की आज ये वैल्यू है लेकिन फ्यूचर में इससे इतना फायदा नहीं आना, अगर कम हो गया फायदा तो इसको आज राइट डाउन कर लो, इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करो, ठीक है। हुआ क्या, हुआ ये है कि ये डाटा तो था लेकिन इन सेकेंड ईयर बल्कि यूं कहना चाहिए इन नया पाकिस्तान, बिजली चिली आपको मतलब काफी बढ़ गई है, खर्चे खर्चे बढ़ गए, ठीक है। इन नया पाकिस्तान इन सेकेंड ईयर अदर कॉस्ट्स टू फुलफिल हैव इंक्रीज्ड इन सेकेंड ईयर, नहीं मतलब यूं कह लें फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, फ्रॉम सेकेंड ईयर दूसरे साल से फुलफिल करने वाली ये जो कॉस्ट छोटी मोटी है ये इंक्रीज होगी, हैव इंक्रीज्ड टू रुपीज 1,500 पर ईयर। ये 1,500 मैं इसको 500 को 600 700 800 भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको कहा ना कि मैं किसी को एग्जांपल तक पहुंचा रहा हूं ना आपको, तो उसने जो एग्जांपल दी थी मैं उससे पीछे सारी बात करके ला रहा हूं ताकि आसानी से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, इतना मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट, ओके। अब आपको ये पता है कि इंपेयरमेंट टेस्ट में क्या करते हैं, बुक वैल्यू ऑफ एसेट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये है एसेट की बुक वैल्यू, अगर तो रिकवरेबल अमाउंट इससे ज्यादा हुई तो नो इश्यू, और अगर कम हुई तो इंपेयर हो गया, ठीक है। तो हमने इसी दिन खड़े होकर, ये वर्किंग इधर लेके आ रहा हूं बस, हमने इसी दिन खड़े होकर क्या करना है, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है। और इंपेयरमेंट टेस्ट में वही दो चीजें हैं, बुक वैल्यू, ये भी तो एसेट ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जिसको हमने एसेट बनाया था, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। बुक वैल्यू आज भी वही है, कितनी, वो 10,000 रुपए,
ठीक है। हाँ, रिकवरेबल अमाउंट जो जैसे वहां पे निकलती थी वो क्या होती थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज, इनमें से जो हायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड ने कहा वो वाला कॉन्सेप्ट इस तरह से अप्लाई नहीं ना हो सकता, इस कॉस्ट को कहीं बेच थोड़ी सकते हैं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाए, या वैल्यू इन यूज जो है वो क्या मतलब, इस कॉस्ट को हम कैसे यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना कॉन्सेप्ट, वो तरह से हो जाता है। स्टैंडर्ड ने कहा इसकी रिकवरेबल अमाउंट पता है क्या है, इसकी रिकवरेबल अमाउंट ये है कि फ्यूचर में 12,000 रुपए हमें रिसीव होने हैं अभी, यहाँ पे खड़े हैं ना, ये यहाँ पे खड़े होकर इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं ये, ठीक है। तो फ्यूचर में अभी कितने, हर साल 6,000 रिसीव होना था ना, तो कितना रिसीव होना है 12, लेकिन ये 12 रिसीव करने के लिए हमें कुछ खर्चा भी करना पड़ना है। वो कितना है, वो पहले जो 500 होना था अब कितना हो गया, 1500, तो ये बन गया 3,000। तो नेट में हमें अब इस कॉन्ट्रैक्ट से पैसे कितने आने हैं, 9,000, टोटली 9,000। और ये कॉन्ट्रैक्ट का एसेट क्या कह रहा है कि जी मैंने कितने पैसे, मेरे पास कितने, मैंने कितना एडजस्ट होना है। तो एक तरह की इंपेयरमेंट जबरदस्ती इसने यहां से निकाली है, ठीक है ना। ये बहुत मुश्किल है टेस्ट करे। देखें, इंपेयरमेंट का रिवर्सल तो आपकी I-36 में नहीं है, इसने यहाँ पे वो लिखा हुआ छोड़ दिया आई की अपनी किताब में, तो पढ़ा तो मैं दूंगा, फिलहाल तो इंपेयरमेंट की बात करूँ, रिवर्सल की बात भी पढ़ा दूंगा। बहुत मुश्किल है इसको टेस्ट करे, लेकिन पहले हमें पता तो होना चाहिए कुछ, चलो और नहीं तो कोई MCQs की तैयारी भी साथ साथ तो चल ही रही होती है, तो छोटी मोटी बात भी पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअली पता तो, ठीक है। तो जबरदस्ती करके ना इसने एक इंपेयरमेंट लॉस निकाला, ये कितना, 1,000 को हमने कहा था, याद है ना, हमने कहा था औकात से बाहर हुआ है, बुक वैल्यू औकात से बाहर है, रिकवरेबल अमाउंट। बस रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालनी है वो स्टैंडर्ड ने लिख के बताया, मैं आपको पढ़ाता हूँ। वो क्या है जी, कि जो फ्यूचर में पैसे आने हैं और जो फ्यूचर में कॉस्ट इनकर करनी है इस पैसे को कमाने के लिए, वो क्या है, रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉस, क्या एंट्री होती थी इसकी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट करो या एसेट करो, बात तो एक ही है ना। तो हम वो एसेट, हमारे पास एसेट का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कितना आ गया 1,000। तो इसका मतलब ये अब इस 10,000 पे नजर आ नहीं सकेगा, बल्कि हमने इसको कहा है चलो भाई कम हो जाओ, एक लॉस हमने रिकॉर्ड करना है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितना 1,000 से, और एसेट क्रेडिट कितना 1,000 से, और ये बैलेंस शीट में अब कितने पे नजर आएगा, 9,000 पे आ गया है अपनी औकात में। अब ये 9,000 अगले 2 साल में 9,000 का रेवेन्यू, नो फ्यूचर का लॉस आज रिकॉर्ड किया है, यही किया करते थे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट की मान के, इंपेयरमेंट में यही तो किया करते थे। फ्यूचर का लॉस है, अगले 2 साल में लॉस होना है, आज जी रिकॉर्ड करो, ठीक है। अब अगले 2 साल में नो गेन नो लॉस जी, ये 3,000 ये यहां से आइए, ये 1,500 पर मंथ हमें चलाने के लिए खर्चा भी दोगे, ये रेवेन्यू कैसे आएगा, इश्तेहार चलेगा 2 साल तो 6,000 देंगे, वो इश्तेहार चलाने के लिए कोई बिजली गैस वगैरह भी तो लगनी है, कोई एक आधा गार्ड भी तो कमरे के बाहर बिठाया हुआ है, एक बंदा बटन ऑन ऑफ करने के लिए तो रखा हुआ है, जो सारे इश्तेहारों के बटन ऑन ऑफ करता है इसका भी कर रहा है, तो एडमिन ऐसे अलग से उसको एलोकेट शायद कर नहीं सकते, तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे भी तो होते ही हैं, ठीक है। तो वो खर्चे तो बढ़ गए हैं, वो बिजली का बिल बढ़ गया, बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, सही है ना। वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह थ्योरी जाके तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, फिलहाल इस एग्जांपल को लेते रहे, ये समझ आ गई बात, डन, ठीक है। ये हो गई इंपेयरमेंट, ये क्या है, इंपेयरमेंट, बिल्कुल। सिर्फ ये चीज थोड़ी सी परेशान को है, थोड़ी सी, कि ये कैसी रिकवरेबल अमाउंट, बस ये स्टैंडर्ड ने खुद ही बताया, लिख के बताया कि ये इसकी रिकवरेबल अमाउंट ऐसे निकलनी, ठीक है। अगली बात, यहां पे रुक जाता तो अच्छा होता, लेकिन चलो पहले यहां तक तो पढ़ लें, आए जरा इंपेयरमेंट वाले एरिया पे। अच्छा, मैं इंपेयरमेंट की ना एग्जांपल ही बस ये एक छोटी सी है, मुझे कहीं और कुछ चार्ज की मिली भी नहीं, कोई मिल जाएगी तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, इसीलिए मैंने इसको फुल फ्लैज कर दिया। अब आई कैप की एग्जांपल जितनी सी है वो आप देखिएगा, वो जहां पे मैंने आपको 10,000 पे लाके खड़ा किया ना, और मैंने कहा 1,500 पे चला गया है एनुअल, वहां पे उसने कहानी, बहरहाल एग्जांपल पहले पढ़ते हैं फिर अंग्रेजी भी पढ़ लेंगे। इंपेयरमेंट की हेडिंग है पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कैरिंग वैल्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कैरिंग वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये कैमरा उधर रख लें, ठीक है। अब सब जब रेफर करूंगा ना तो उस तरफ देखते रहेंगे, ठीक है। अब लेजर भी दूर है, चलें मैं लेके आता हूं ताकि साथ साथ मैं आपको अंग्रेजी बताता रहूं, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहा हूं ना सारा काम जी। Okay, now carrying value of the contract cost which is yet not expensed out, यही था ना, yet not expensed out, क्योंकि 15 की कॉस्ट थी, 5
पर नोट करने के तो इंतजार कर रहा था। अच्छा सुने 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 सुने, चले अब बाकी साथ साथ। कैरिंग वैल्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विच इज नॉट येट एक्सपेंस्ड आउट एज एट 31 दिसंबर 15 इज ₹10,000। ये बताया था उसने, यहां से बात शुरू हुई थी, ठीक है। ओके, आई कहता है फ्यूचर रिकवरी एक्सपेक्टेड फ्रॉम कस्टमर इज 12,000। कि मैंने 2 साल खुद अज्यूम कर लिया ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिकवरी अब 6,000 पर मंथ है और 2 साल पर एनम है और 2 साल बाकी है, तो 12,000 रिसीव होने। फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनफ्लो रिकवरी फ्रॉम कस्टमर इज 12,000 एंड रिमेनिंग कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट आर 3,000। ये उसने डायरेक्टली लिख के बताया हुआ था, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलें ये भी हम एनालाइज कर लेते हैं, ऐसी एग्जांपल बना ली। तो क्या कहता है आगे, बुक वैल्यू 10,000, ये काम उसने यहाँ पे डायरेक्ट ये काम किया, बुक वैल्यू 10,000 और रिकवरेबल अमाउंट क्या है 12,000 माइनस 3,000, इंपेयरमेंट लॉस कितना है 1,000। बस कहानी खत्म, ये एग्जांपल खत्म होगी। अब इससे ऊपर स्टैंडर्ड ने जो लिखा था वो बात पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। स्टैंडर्ड कहता है एन इंपेयरमेंट लॉस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। ये तो देखो हमने कहां रिकॉर्ड किया, वैसे अगर इंपेयरमेंट लॉस हमने रिकॉर्ड किया है तो जी कहां पे रिकॉर्ड किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में। एन इंपेयरमेंट लॉस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस इफ कैरिंग अमाउंट of asset exceeds its recoverable, if carrying amount of an asset exceeds, अब नीचे उसने बताया recoverable amount कैसे निकालनी है, remaining amount of consideration that the entity expects to receive in exchange of goods or services, remaining amount of ये 12,000, ठीक है, less the cost that relate directly to providing those goods or services and that have not been recognized as an expense। इस 3,000 की बात की उसने, तो उसने खुद ही बता दिया था कि कब आप इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करोगे, जब बुक वैल्यू ज्यादा हो जाए इन दोनों के डिफरेंस से। ये दोनों क्या हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिकवरी और फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जो अभी तक हमने एक्सपेंस आउट नहीं की, ठीक है। क्लियर है बात, कुछ थोड़ा बहुत समझ आया है, थोड़ा बहुत समझ आ गया, बस थोड़ा बहुत ही बहुत है। अगली बात मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूं कि IS 36 जो आपका इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड है, रिवर्सल तो उसका भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका रिवर्सल उसूली तौर पे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन चलें उसने लिख दिया रिवर्सल, तो थोड़ी सी बात करते हैं। मिसाल के तौर पे हम अगले साल गए, अब ये अगले साल में तब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे आए, ठीक है, हम इस साल पे आए और बुक वैल्यू कितनी बची पड़ी होगी इसकी 5,000, और हमने जब रिकवरेबल अमाउंट निकाली, ठीक है, तो वो बचा हुआ कितना 6,000 बचा होना था, ठीक है, और हमें पता चला कि जी बिजली तो मुफ्त हो गई, बिजली क्या हो गई, मुफ्त हो गई, तो जी जीरो कर ले चलें थोड़ा, क्योंकि डाटा इतना कम है, ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई, अब 1,000 का गेन, चलो ये तो डिफरेंट नहीं हो रहा, 100 कर लेते हैं, 100 रुपए बिजली का बिल, नॉमिनल सा बिल भेजते हैं जी अब पाकिस्तान में, ठीक है। नए पाकिस्तान में काम हो गया, जो वो कर रहे थे, जो उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे वो कंप्लीट हो गए, और उसके बाद बिजली एकदम सस्ती हो गई, ठीक है। तो ये 5900 है, बच्चे कुछ कह रहे होते हैं ए नून लीग दा जे, मैं नून लीग का नहीं हूं, मैं एक आम पाकिस्तानी हूं जिसको ये सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। आपको आपको नहीं आएंगे ना, आपको नजर, आपको मसाइल नजर नहीं बेटा, आप खुद कमाते हैं, बताएं। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन कर, और यार क्यों परेशान, वैसे क्वेश्चन कर, खुद कमा रहे हो आप, खुद कमा रहे हो आप, ये तो यस सर वाला कोई नहीं, खड़ा हो जाए, यस सर वाला खड़ा हो जाए, सामने हो, ओके, उससे मैंने पूछना ही नहीं। अब वो कमा भी रहा है ना अगर कोई, तो वो खुद ही खा रहा है, ये देख लो, ठीक है। अपने अम्मा पापा को तो जब, घर वालों को जब देखो तो वो और उनका हिसाब और है। अच्छा देखो अभी इधर, यहाँ पे हमने पढ़ा क्या है कि या तो कोई इंपेयरमेंट होती है या इंपेयरमेंट नहीं होती, लेकिन रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट क्या कहता है कॉन्सेप्ट, जो कि आपके IS 36 में नहीं है, वरना वहां पढ़ा होता, ठीक है, तफसील से पढ़ा होता। वो रिवर्सल कहता है कि आप अगले साल जाके देखते हो हालात बेहतर हो गए हैं कुछ, जैसे बिजली मैंने कहा कि बहुत सस्ती होगी, तो आपको लगेगा कि पिछले साल से लॉस आया था, तो चलो चेक कर लेते हैं, और जब दोबारा आपने देखा तो आपकी रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो गई है, ठीक है, और रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव होकर 5900 पे पहुंच गई है। तो अगर आप 900 का गेन रिकॉर्ड करते हो, अगर आप 900 का, ये वैसे किसने मुझे बुक वैल्यू ये 5,000 लिखवाई, ये तो 4500 होनी चाहिए। क्यों बेटा, क्योंकि 9,000 रह गया था, आपने मुझे 5,000 लिखवा दिया, ठीक है। 9,000 में से 4500 निकल के 4500 रह जाना था, और मैं भी कहूँगा वो तो 5,000 वैसे ही पकड़ा है, हद होगी जी। तो ये भी इतना मसला नहीं था, यहाँ पे आप थोड़ा सा बिल रख सकते हैं, ठीक है। कितना 500 रखा था पहले, सोचा था जी, अच्छा नहीं चलो 5500, 1,000 रुपया कर लेते हैं। आप देखो, आप कहते हो जी 1,000 रुपये रिवर्सल है, पहले 1,000 लॉस आया था, 1,000 रिवर्स करते हैं। चढ़ने का रुक जाओ, अगर आपका एसेट इंपेयर ना होता तो इस दिन कितने का होता, वो जो इन्होंने बताया था,
5,000 का। यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये आप क्यों नहीं देख रहे हैं तीर? सुने फिर दोबारा, अगर हमारा एसेट इंपेयर ना हुआ होता पिछले साल, तो फिर पिछले साल से इस साल तक 5,000 इंपेयर होकर यहाँ पे कितने का पड़ा होता? 5,000 का। लेकिन अगर आप ये 1,000 का इंपेयरमेंट का रिवर्सल डालना चाहते हो तो आप एसेट को 1,000 से बढ़ाओगे, फिर रिवर्सल क्या होगा? इसकी एंट्री उलट करो, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट और इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। चलो इंपेयरमेंट लॉस तो आप ले गए, रिवर्सल हो गया जी, हमारा रिवर्सल है। जब एसेट को आपने 1,000 से बढ़ाया तो वो कितने में पहुंच गया? वो कहता है स्टैंडर्ड, अगर इंपेयरमेंट आती ही ना कभी, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन की तरह से, हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, तो हमारा ये एसेट इस दिन कितने का पड़ा होता? 5,000 का। तो ये 900 वाली 1,000 वाली कहानी नहीं चलेगी। मैक्सिमम अगर जा भी सकते हो ना रिवर्सल में, तो कितने पे जा सकते हो? 500 तक, तो वो रिवर्स कर लेना। लेकिन इस बात को अब सोचना ना, ये सिर्फ थ्योरेटिकली डिस्कस किया, इसकी कोई एग्जांपल भी उसने नहीं दी है, ठीक है? ये मैंने जो बात कही है, जब थ्योरेटिकली पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? ये बात समझ आई है? इंपेयरमेंट की समझ आई? इंपेयरमेंट हो गई, कुछ अगले साल गए तो हालात बेहतर हुए, हालात बेहतर हुए तो आपने चेक किया तो इंपेयरमेंट का रिवर्सल पड़ा। तो स्टैंडर्ड ने कहा इंपेयरमेंट को रिवर्स करना सिर्फ उस हद तक कि अगर एसेट ये इंपेयर ना हुआ तो कितने का होता, इतना ना रिवर्सल कर लेना कि एसेट जितना होना था उससे भी ऊपर चला जाए। उतने का तो था ही कभी नहीं एसेट, ठीक है ना? तो ये आप फ्यूचर गेन रिकॉर्ड करोगे। फ्यूचर गेन रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं होती। आप फ्यूचर गेन रिकॉर्ड कर रहे हो, फ्यूचर गेन की इजाजत नहीं है। अगले सालों में ये गेन आ जाएगा। ये तो सिर्फ इतनी सी इजाजत दी जाती है कि जो पिछले साल में आपने जो है वो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया था उसको रिवर्स कर लो, ठीक है? तो आप पढ़ते हैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट में कहता है व्हेन द इंपेयरमेंट कंडीशंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट और हैव इंप्रूव्ड, a reversal of impairment loss is recognized. This will reinstate the asset. Reinstate, asset को बढ़ा देगा दोबारा, वापस अपनी जगह पे लाएगा। reinstate, this will reinstate the asset, but the increased carrying amount of asset must not exceed the amount that would have been determined net of amortization if no impairment loss had been recognized previously, ठीक है? तो ये इतनी सी लाइन ही बस उसने लिख दी। शायद वो इंपेयरमेंट उठाया उसने तो ये भी साल उठा लिया, होना नहीं चाहिए था। बहरहाल अगर है तो हमने पढ़ लिया है, थ्योरेटिकली बस इस बात का पता होना चाहिए। ओके जी, रेशोज ओपन कर लें। This is not impairment gain, actually this is impairment loss, reversal of impairment loss previously booked, ठीक है? Previously booked, ये समझ नहीं आ रहा लिखा हुआ क्योंकि मैं चाह नहीं रहा कि आप ज्यादा इसको सोचें, पर ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट ओवर। और एक दो छोटे छोटे अल्फाज और भी ब्रैकेट में लगे हुए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। पहले जरा पढ़ लेना, फिर ये नोट करिएगा जरा। आए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के मेन पेज पे आए जरा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पे दो छोटी छोटी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं जो नहीं पढ़ाई थी, जरा वो पढ़ लें। उसके बाद आप नोट कीजिएगा, मैं 2 मिनट बैठ जाऊंगा, ठीक है? सुने, प्लानिंग आउटकम 7 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सामने है सबके। इसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है और कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कॉन्ट्रैक्ट विच आर टू बी एक्सपेंस्ड आउट है, ठीक है? पहली हेडिंग वो कहता है ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट में the incremental cost of obtaining a contract with a customer are recognized as an asset if the entity expects to recover those costs. अंडरलाइन करो ये लाइन, ब्रैकेट लगवा दी थी ना। अपनी मीडिया वाली एग्जांपल पे इसको फिट करो। वो कहता है जी आप इंक्रीमेंटल को भी एसेट तभी बनाना जब आपको उम्मीद हो कि आप उसको रिकवर कर लोगे। कैसे रिकवर करेंगे जी कॉस्ट ये वाली? अब तो ये भी पढ़ लिया हमने। 2 साल इश्तेहार चलेगा, रेवेन्यू आएगा, कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, पैसे देते रहेंगे नेस्ले वाले, ठीक है ना? तो इसको जो ब्रैकेट लगाई थी इसको अंडरलाइन करके ना, रिकवर को अंडरलाइन करके लिख लो। फ्यूचर में इश्तेहार चलाएंगे और रिकवर कर लेंगे। फ्यूचर में इश्तेहार चलाएंगे, एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे और रिकवर कर लेंगे। भाई आप कितने दिनों बाद है बहादुर? क्यों छुट्टी की? कल तो सबकी छुट्टी थी, तुम लिख लिया जी? अच्छा, अगली बात, फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमें पता है, पढ़ ली थी हमने कि ये वो कॉस्ट है जो ना होती अगर कॉन्ट्रैक्ट ना होता। अगली लाइन पे है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कॉन्ट्रैक्ट विच आर टू बी एक्सपेंस्ड आउट। इसमें भी एक एंड पे ब्रैकेट छोड़ दी थी। वो कहता है कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑब्टेन्ड आर एक्सपेंस्ड एज इनकर्ड। आगे ना पढ़ो। कौन था मेरा इंजीनियर आपकी क्लास में? कौन था? हमाद। हमाद और मैं जो गए थे, हमें यहाँ से जाने के जो ट्रैवलिंग का, लॉजमेंट का, एंटरटेनमेंट का, फिजिबिलिटी का जो खर्चा हुआ था, वो सारे इसके कमीशन से पहले वाले सारे खर्चे हमने क्या कहा था, उसकी वजह पता है क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले ये गई, ठीक है? लेकिन स्टैंडर्ड ने एक छोटी, स्टैंडर्ड असल में सारी दुनिया को सामने रख के बनते हैं। स्टैंडर्ड ने कहा ऐसा भी मुमकिन है
कि गवर्नमेंट ये कह दे कि जो कॉन्ट्रैक्ट जीत गया ना, उसका जो यहाँ आने जाने रहने खाने पीने का खर्चा हुआ वो भी हमसे ले लेगा। अगर ऐसी बात गवर्नमेंट ने कही है और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट जीत भी गए हैं, लेकिन जीते नहीं, फिर तो एक्सपेंस ही था ना। कॉन्ट्रैक्ट जीते और गवर्नमेंट ने कहा वो जो आपने 40-50 हजार रुपया 4-5 दिन में लगा दिया है, वो 40-50 हजार रुपए हम आपको देंगे इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसों में। तो फिर क्या करना है, फिर इस वाली कॉस्ट को भी एसेट बनाओ और एसेट को इसको रेवेन्यू इसकी कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ पे इसको एमोटाइज कर दो। आप समझे हो? इस लाइन को आप पढ़ो। The cost to obtain a contract that would have been incurred regardless of whether the contract was obtained are expensed as incurred unless they can be recovered from the customer। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि कस्टमर से रिकवर कर लेने हैं तो फिर इसे भी एसेट बना लो। ठीक है जी, ओके, तो सही है। चलो आप करो नोट और रेशियोज पे वापस ओपन करो। हाँ बेटा पेपर देख लेना, लास्ट टाइम वाला ये किताब के एंड पे ही पड़ा हुआ है, सारे सवाल ही मेरे को करने होंगे ने। भाई साहब वो उधर नोट कर रहे हैं ना, उनको उधर रख दें। नहीं रखते उधर ही, फिर भी जो समझ रहे हैं तो वहीं से देख के समझते रहे। ओके जी, हाँ तो 45 और 45 नो लॉस, क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस तो हमने पिछले साल ही रिकॉर्ड कर लिया था। मतलब वही तो चेंज हुआ है ना, वो पहले जो 1500 आना था वो अब 500 आया है। वो मैंने लिखा नहीं ना अलग से कि फिर के फॉर द ईयर एंडेड फॉर द थर्ड ईयर द कॉस्ट्स वर एस्टिमेटेड एट 500, ये इस तरह की वो बात नहीं की ना मैं। ऐसे ही निकाला है। ओके बस ठीक है, अब लिखा हुआ है, अब नोट नहीं भी हुआ तो इधर देखें। आपको कहा था रेशियोज पढ़ के आनी है, कहां से पढ़ के आनी है ये पता चला था? पेज हम हाथ बताओ जरा, पेज नंबर 906 ओपन कीजिए। पेज 906 पे सबसे पहली रेशियो कौन सी है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कितने बच्चों ने घर पे पढ़ा इसको? अच्छा, ये सिर्फ 5-7 बच्चे निकले हैं, तो पास होने वाली शक्लें नहीं है आप लोग, ये भी बता दूं आप लोगों को। मत छोड़ें उस दिन पे जी सब फारिग आगे प्रेप्स यार पढ़ेंगे उसमें, अभी क्या करना है, अभी भी पढ़ें, ये तो टॉपिक्स अभी तैयार हो सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो प्लीज इस तरह से ना करें, आपका बहुत नुकसान हो रहा है। आपको नहीं पता कि आप किस कुएं में गिर रहे हैं इस वक्त, वो समझ तब आएगी जब अगली बार फिर इधर बैठे होंगे। तो ये अस्तगफिरुल्लाह नहीं कहें, बल्कि आप हिम्मत करें और पढ़ना शुरू कर दें अभी से। रिटर्न ऑन
कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर 1 थी, नंबर 2 देखें कौन सी है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी। असल मशहूर अच्छे वाला नाम आपको मैंने याद करवा दिया था, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके आगे फॉर्मूला आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस पता नहीं क्या चीज। ये लेस और पता नहीं क्या चीज मैंने कहा था पेंडिंग रखेंगे, होपफुली कल के लेक्चर में एंड तक हम इस पे पहुंच जाएंगे। मैं ये कॉन्सेप्ट दे लूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड और दूसरा डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, क्यूमुलेटिव, इस तरह की बातें जितनी मुमकिन है, जितनी आपके लिए जरूरी हैं वो हम करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है। तो जब वो डिस्कस कर लेंगे तो वो वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 रेशियोज को हमारी आगे डिस्टर्ब करेगा। एक ये रिटर्न ऑन इक्विटी है और एक 18वें नंबर पे रिटर्न ऑन वो गियरिंग रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो। सिर्फ इन 2 रेशियोज में वो कॉन्सेप्ट हिट करता है आके। तो ये सारी रेशियोज पहले उसके बगैर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब वो कॉन्सेप्ट आपको दूंगा तो रेशियो 18 में एक नोट है और रेशियो नंबर ये जोन सी भी है 3 में, 3 है ना, इसके अंदर 2 है, इसमें लेस ये जो डिविडेंड लिखा हुआ है ये समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए अभी तक आपने सिर्फ फॉर्मूला कितना याद रखा हुआ है, पैट डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी, ठीक है। फिर तीसरी रेशियो कौन सी थी, रिटर्न ऑन अब इन तीनों रेशियोज में कौन सा क्वेश्चन रेफर होता आया, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1। अगली 3 रेशियोज हैं, नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो और 3 एक्सपेंसेस हैं अलग अलग, उनको इकट्ठा ही कर दिया एक्सपेंस और सेल रेशियो। ये तीनों रेशियोज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 रेफर्ड है। 15 मिनट की डिस्कशन नहीं है इनकी, ठीक है, बहुत आसान, वेरी सिंपल, बहुत आसान रेशियोज है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 में है, 1 के साथ नहीं है, इसलिए इनको पेंडिंग करके आगे निकल गए हम, ठीक है। तो ये इसलिए दूसरे सवाल पे रेफर करनी पड़ी क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों कंपनीज के सेम रखे गए थे इस सवाल में। तो फिर जब दोनों प्रॉफिट एंड लॉस की सारी रेशियोज जो हैं वो आपस में सेम ही निकलनी थी तो कौन सा डिसीजन करेंगे, इसलिए ये तीनों को रेशियोज के अंदर आपको रेफर किया गया क्वेश्चन नंबर 2। तो इस हिसाब से फिर हमारी चौथी रेशियो बनी थी जो अभी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन उसका नंबर कौन सा बन रहा है, नंबर 7। पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी, पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी, अब ये नहीं मान रहे, पढ़ा तो दी थी, पढ़ा दी थी। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ जो आपको नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो नंबर 4 रेशो है एसेट टर्नओवर रेशो, और एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला था नेट सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये टर्नओवर है तो टाइम्स में, ठीक है। और इसमें मैंने आपको कहा था ये बताती है कि सेल का 1 रुपया कितने सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड में 1 रुपया फेंके तो सेल कितने रुपए की होती है, ठीक है। पर रुपी 1 इन्वेस्टेड इन बिजनेस हाउ मच कंपनी इज जनरेटिंग सेल्स, यही था ना उसका। और बोलो, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि इस रेशियो के अंदर आप देखोगे तो एंड पे एक लाइन लिखी हुई नजर आएगी, द एज ऑफ कंपनी एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसको अभी ना पढ़ें, इसको मैं बताता हूं। आई कैप ने सिर्फ इस रेशियो के अंदर, जबानी बताया था ना, आई कैप ने सिर्फ इस रेशियो के अंदर इसको कैलकुलेट किया। ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल बनाई थी, तो इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ जब डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई कैप ने सिर्फ जाके इस एसेट टर्नओवर में इस पॉइंट को लिख दिया, हालांकि अगर लिखता सिर्फ एक में लिखता तो रिटर्न ऑन एसेट में लिखना चाहिए था, और अगर इसके अलावा लिखना है तो फिर रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन ये एसेट टर्नओवर तीनों में होना चाहिए, ठीक है। बाल ये है क्या, सुने। आपके सामने 2 कंपनीज हैं, उनका कुछ डाटा मैंने बनाया है। इनका कंपनी ए के एसेट्स हैं 1000 के, प्रॉफिट कंपनी बी के एसेट्स हैं 5000 और प्रॉफिट 500। मुझे रिटर्न ऑन एसेट निकाल दें जरा, ये 50% और ये 10%। अब देखें इधर, आपके ख्याल में कौन सी कंपनी बेटर है, ए बेटर है। 100 रुपया लगाएं एसेट्स में तो 50 कमा के दे रही हो, वो सिर्फ 10। लेकिन जब आपको डीप डाउन एनालिसिस मिला तो उस एनालिसिस में लिखा हुआ था इसके एसेट्स 6000 के थे, 5000 डेप्रिशिएट हो गए यहां पे पहुंचे, ठीक है। और इसके एसेट्स जो हैं वो भी 6000 ही हैं, लेकिन अभी डेप्रिशिएट कितने हुए हैं। तो हमने कहा ये क्या, तो बताने वाले ने बताया ये पिछले 7 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये अभी अभी आए हैं, इनके एसेट्स पुराने हैं, ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुके हैं, बुक वैल्यूज लोअर हो चुकी हैं। वाई के एसेट्स, ये सॉरी बी के एसेट्स नए नए हैं, अभी कम डेप्रिशिएट हुए हैं तो हायर बुक वैल्यूज हैं। अब खुद बताएं, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ये रेशियो कम नहीं हो जाएगी। अब अगर ये डाटा इस तरह से सवाल दे देगा तो हम बकायदा उसको कैलकुलेट करके इंटरप्रिटेशन, मतलब कैलकुलेट तो खुद ही हो गया ना, हमने सामने रेशो निकाली, रेशो निकाल के हमने ये लिखा और साथ ही उसने सवाल ने ये बताया होता तो हम कह देंगे कि जी कंपनी, लेकिन सारी रेशोज में यूज मे का लफ्ज करना है, ये याद रखना कभी भी, मे MAY मे, ये ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऐसे नहीं कहना कि ये हो गया है, अलग नजर आ रहा है। तो आप क्या लिख के आओगे कि एसेट्स आर, the assets looks to be newer, these assets look to be newer, therefore they are come
कम डेप्रिशिएटेड एंड ज्यादा बुक वैल्यू, ठीक है, बात समझ रहे हैं, एज कंपेयर टू द एसेट्स ऑफ कंपनी ए विच आर ओल्डर एंड विच आर ज्यादा डेप्रिशिएटेड देयरफॉर कम बुक वैल्यू। अब ये बात अंग्रेजी में लिखी मिल रही है आपको, ये कॉन्सेप्ट देना था पूरा, लेकिन पूरी बात अंग्रेजी में नहीं लिखनी, पर्चे में जितनी लिखनी है बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली तो ये बात आप कर देंगे, अगर प्रैक्टिकली डाटा दे तब आप बता सकते हैं कि पुराने एसेट्स वाले जो कंपनी होगी उसकी बुक वैल्यूज कम है तो उसकी रेशियोज हायर है, नए एसेट्स वाली कंपनी की बुक वैल्यू ज्यादा है तो उसकी रेशियोज कम है। लेकिन अगर ये डाटा नहीं देगा तो रोब झाड़ने के लिए हम एक आधा पॉइंट लिख देंगे, वो पॉइंट क्या होगा वो पॉइंट बता देता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आए रिटर्न ऑन एसेट वाली रेशियो में, जो आपकी इंटरप्रिटेशन आप लिख रहे थे उसमें मैंने आपको चौथे पॉइंट की जगह छुड़वाई थी, याद है? उस चौथे पॉइंट की जगह पे आके अब ये वाला पॉइंट लिखें, जल्दी 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 जल्दी। जी लिखें, तो पहले पूरा नहीं लिखा हुआ। एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एज उम्र, एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जी मैंने सब में जगह छुड़वाई हुई है, मैं कह रहा हूं सबसे पहले जो मैंने लिखी है यहाँ पे चीज उसी के अंदर ही लिखो ना, प्रूव जहां पे किया है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन एसेट में जाओ और वहां पे जाके लिखो एज ऑफ, तुम एसेट टर्नओवर में लिख रहे हो, तुमने जगह ही नहीं छोड़ी हुई। तुम्हें कहा भी था, मैंने सब बच्चों को कहा था चौथे पॉइंट की जगह छोड़ने का, कहा था ना जी? जी ऐसे तो ना करो, ये कौन है नहीं वाला, बोलो ना तुम हो? हाँ कौन कह रहा नहीं कहा था, कौन कह रहा नहीं कहा था? अभी भाई गवाही दे दें, जरा हाथ खड़े कर दें, किस किस को याद है कि मैंने कहा था कि चौथा पॉइंट की जगह हर जगह पे छोड़े, 3 में लिखेंगे, अल्लाह आपको जाए खैर दे। अब देखो आसपास, शर्म करो थोड़ा सा, है गैरत भी थोड़ी, गैरत भी किसी चीज का नाम होता है, अच्छा किसी चिड़िया का नाम होता है जो उड़ गई है आपके हाथों से। ओके, एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, सो बल्कि इसको थोड़ा सा और, तो वहां कहानी बहुत लंबी है, थोड़ा सा कम करना है हम, लिखें एज ऑफ एसेट्स प्ले। यहाँ पे तो आप देखें ना 4 लाइनें लिखी हुई हैं, 5, लेकिन वो अगली रेशो के अंदर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है वैसे पढ़ तो लें, चलो कॉन्सेप्ट तो पढ़ लें, फिर मैं बताता हूँ उसने वहां पे लिख दिया। कॉन्सेप्ट पढ़े, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़े पहले, फिर उसको शॉर्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़े, जो एसेट टर्नओवर के अंदर आखिरी पॉइंट लिखा हुआ, मैंने आपसे कहा एसेट टर्नओवर में, एसेट टर्नओवर रेशो नंबर 7 लिखता है एज ऑफ कंपनीज एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट, अ कंपनी हैविंग हायर रेशो, a company having assets with low book value might have higher ratio as compared with a company having high book value, so caution must be exercised while interpreting this ratio। ये बात अब आपको आती है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अब पर्चे में इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये जगह जुड़वाई थी इसके अंदर सिर्फ उसको अगर तो वो ये बात बताए तो आप बताएंगे इसको कि जी इसकी वजह से ये गड़बड़ हुई है, होती नजर आ रही है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर ये बात ना भी हो तो हम इस रेशो के अंदर ये पॉइंट एडिशनल लिख देंगे। अब पॉइंट लिखें कितना, इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी, आप लिखें एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, सो caution must be exercised while interpreting this ratio। Age of assets play an important role in this ratio, so caution must be exercised। Age of assets play an important role, add कर लो ना अगर नहीं लिखा तो, age of assets play an important role in this ratio, so caution must be exercised while interpreting this ratio। So caution must be exercised while interpreting this ratio। पूरी कहानी नहीं लिखनी, जब उसको लिख दिया हमने एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, तो उसे समझ आ गई ये क्या कहना चाह रहा है। तो डाटा ना हो अगर तो भी आपने इतना लिख देना है, ठीक है। एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल इन दिस रेशियो, सो कॉशन मस्ट बी एक्सरसाइज व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो। अब ये वाला पॉइंट आप रेशियो 1 में भी लिख सकते हो, बल्कि लिखोगे रेशियो 1 में जाके लिखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में जाके लिखो एज ऑफ एसेट्स प्ले और डॉट डॉट डॉट, फिर घर जाके लिख लेना। रेशियो 2 में ना लिखना, रेशियो 3 में लिखवा दिया, और रेशियो 4 में आपको आई कैप के नोट्स में भी नजर आ गया। तो 4 में से 3 रेशियोज के अंदर हमने ये पॉइंट लिखा है। अब एसिड के अलावा वाली 2 में लिखा क्यों है और इक्विटी वाली में क्यों नहीं लिखा, ये समझा देता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? एज ऑफ एसेट्स वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये रिटर्न ऑन एसेट में लिखा होना चाहिए था, समझ आ गया?
ये पॉइंट रिटर्न ऑन एसेट वाली रेशो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये एक बेहतर पॉइंट है। नहीं भी डाटा हो तो हम इसको लिखा करेंगे कि एज ऑफ एसेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रेशो, देयरफॉर caution must be exercised while interpreting this ratio। नहीं भी डाटा होगा तो हम बताएंगे कि हमें इसका पता भी है। अब अगली कहानी ये पढ़ी, पढ़ रहे होते ना घर पे C1 वाले, अगर पढ़ रहे होते तो C1 का ये हाल ना होता, क्योंकि C1 को ये बात कहीं ना कहीं नजर आई होती कि रेशो के अंदर लिखता है एक इंटरप्रिटेशन के अंदर किताब वाला, बल्कि मैं पढ़ के बताता हूं, वो प्रॉब्लम आती तो ये सवाल करते तो इस जवाब से पहले आपको ये जवाब मिल चुका होता। आए जी नंबर 7 पे, रेशो नंबर 7, एसेट टर्नओवर रेशो, नेट सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यूटिलिटी लिखी हुई थी। मैंने कहा था सारी रेशोज की यूटिलिटी पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा कि हमने ये सब कुछ फिट किया हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन इस रेशो की यूटिलिटी में एक अजीब बात थी। आपको नेट सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नजर आ रहा है? पेज नंबर 908, घर पे पढ़ा हो तो किताब का पता हो कि कहां पे क्या चीज पढ़ी है। सफा नंबर 908 पे रेशो नंबर 7 है। इसमें यूटिलिटी में वो, अच्छा फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इसका मतलब इससे तो यू कहना चाहिए था इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज मेकिंग सेल्स फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन यूटिलिटी में लिखा हुआ मिला इट मींस हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज मेकिंग सेल्स फ्रॉम एसेट्स। अंडरलाइन करें। किसी बच्चे ने ये आइडेंटिफाई किया हो जी? क्या लिखवा दिया था? एसेट्स भी एक तरह के, कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस करते। अब इस पॉइंट से हमने इस चीज को लेके चलना था। आई कैप ने जाती है कि सिर्फ इस रेशो के अंदर इस पॉइंट को लिखा, उसूली तौर पे अगर लिखता तो फिर सिर्फ एक में लिखता तो वो रिटर्न ऑन एसेट में लिखना चाहिए था, उसके अलावा किसी में ना लिखता। लेकिन अगर इस बात से लेकर हम चल भी सकें कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं, तो फिर अगर लिखना ही था तो इसमें लिखा, तो फिर 1 में क्यों नहीं लिखा? उसके भी तो नीचे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही पड़ा था। फिर 3 के नीचे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसमें तो हैं ही पड़े हुए एसेट, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जगह उस वक्त छुड़वा दी थी कि यहां पे आके आपको बता दूंगा। ये जो पॉइंट 4 है, इक्विटी के साथ देखें, इक्विटी एक तरह के एसेट्स नहीं होते, उनमें अब बहुत फर्क है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो करीब करीब एसेट्स ही है ना, तो कह सकते हैं जी इसके साथ पॉइंट 4 लगाएं, इसने उसने इसीलिए इसको एसेट कह दिया, ठीक है। नेट एसेट्स इक्विटी के बराबर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन्स को भी इधर डाल के, लेकिन इक्विटी को हम एक तरह के एसेट्स नहीं कहेंगे, उसमें तो सारी लायबिलिटीज पे माइनस करनी पड़ जाएंगी ना। तो इक्विटी को एक तरह के एसेट्स नहीं कहते, तो इसलिए आपने रेशियो 2 के अंदर इस पॉइंट 4 को नहीं लिखना। तो रेशियो 2 में जाएं, जहां पे पॉइंट 4 की जगह है खाली, वहां पे जाके लिखें, यहां पॉइंट 4 नहीं लिखना, ओके। अपने पास जहां पे जगह खाली छोड़ी हुई थी आप लोगों ने। देखें ये किताब के अंदर जो इंटरप्रिटेशंस है ना, और ये सारी बातें हैं, तो बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। मैंने ये अर्ज किया था कि हम लिखते जाएंगे और घर पे जाके वो रेशो सिर्फ पढ़ लिया करेंगे कि आज हमने इतनी रेशोज पढ़ ली हैं, हाँ इसमें क्या लिखा, हाँ बाकी सारी बात समझ आ गई, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको वो पढ़ना तो चाहिए था, बहरहाल आप पढ़ नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं। वी परचेज गुड्स ऑन 1 जनवरी, ठीक है जी। देख ले जरा, आसान सी एग्जांपल बना रहा हूं। और वी सोल्ड दीज गुड्स ऑन 12 जनवरी ऑन क्रेडिट, चलो इसको कह लें इन कैश, चलो। यानी 1 जनवरी को खरीदी चीजें और क्रेडिटर कोई नहीं बना, पेमेंट उसी दिन कर दी। फिर हमने जो चीजें खरीदी थी वो 12 तारीख को बेची, और बेची उधार पे, ठीक है। और डेटर मेड पेमेंट ऑन 15 जनवरी। मुझे 3 बातें बता दीजिए। पहली बात, डेटर ने कितने दिनों में पैसे दिए? इन्वेंट्री कितने दिन तक बना रहा? ये स्टॉक हमारा जो पड़ा रहा, ये आइटम्स हमारे पास स्टॉक में कितने दिन पड़े रहे? 15 वाले कौन है? 15 वाले रिकंसिडर करें, फिर सोचें जी, फिर सुने मेरी बात। हमने खरीदा किस दिन था इस इन्वेंट्री को? 1 को। कितने दिन तक हमारे शोकेस में ही ये पड़ी रही?
फिर तो उस दिन तो बिक गई, ठीक है। तो कितने दिन इन्वेंट्री में पड़ी रही ये चीजें, कितने दिन बाद डेटर ने पैसे दिए, और हमने क्रेडिटर को कितने दिन बाद पैसे दिए, यानी क्रेडिटर हमारा बना ही नहीं। ये मैंने आपको 3 रेशियोज बताई हैं, ठीक है। डेटर डेज 2, इन्वेंट्री डेज 12, ठीक है। डेटर डेज 2 ही है, 2 है, 3 है, 3, ठीक है। और ये 2-3 में आप बहस ना करना। अगर आप इससे बहस करोगे ना बेटा, तो आप अगर इसमें बहस करोगे तो मैं ये कहूंगा कि यार आप जिसको सोच रहे हैं ना कि जी 3 दिन कैसे बन रहे हैं, तो मैं कहूंगा जी मैं तो शाम में बैठ के तो मैंने ये की थी सेल, और तीसरे दिन। इस फजूल बहस में ना पड़ो। बेसिकली डेज जो हैं वो 2 या 3 आपने इस तरह से नहीं कंक्लूड करने होंगे, नहीं पड़ेंगे तो कोई मसला नहीं है, आप एक आध दिन माफी दे देगा वो आपको, वैसे फॉर्मूला से आपके पास डेज आया करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 3 दिन में डेटर्स पैसे देता है, डेटर डेज 3 दिन में डेटर्स पैसे हमें दे जाता है, यानी कि एक चीज हम क्रेडिट से सेल करते हैं, वो हमारा एसेट बन जाता है, और फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है 3 दिन में, डेटर डेज 3। 12 दिन चीज रखनी पड़ती है, फिर जाके बिकती है, इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री कन्वर्ट होती है सेल्स में 12 दिन में। 2 दिन 3 दिन कोई रख लेते हैं, फिलहाल तो 0 रख लिया था मैंने, चले ठीक है। क्रेडिटर को हम पैसे देते हैं कितने दिन में, इसको भी रख लेते हैं, इसके अंदर भी 2-3 दिन डाल लेते हैं, ठीक है। इसको 2 दिन रख लेना ताकि डिफरेंट रहे, ठीक है। पानी पी लूंगा। यकम जनवरी एंड पेड ऑन 2 जनवरी, चलो एक दिन रख लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखें, डेटर ने कितने दिनों में कैश में कन्वर्ट हो जाना है। ये 12 को डेटर बना और 15 को कैश में कन्वर्ट हो गया, तो कितने दिन, 3 दिन। इन्वेंट्री डेज कितने हैं, 12। किस दिन इन्वेंट्री हमारी बनी थी, यकम को, और 12 को ये इन्वेंट्री कन्वर्ट हो गई सेल में। डेटर कन्वर्ट होता है कैश में, इन्वेंट्री कन्वर्ट होती है सेल में। कितने दिनों में क्रेडिटर को पैसे दे दिए, कितने दिन। चलो अभी इसको जरा फिर दोबारा से मैं कैश कर रहा हूं, ठीक है। वैसे समझाया आपको क्रेडिटर डेज होते क्या हैं, एक दिन बनता है, लेकिन वापस लाएं एक शॉर्टकट सिखा के, फिर इसमें दिन डाल देंगे, ठीक है। इन कैश, तो ये हो गया 0 डेज, वैसे ये माइनस होता है, तो क्या बना 15। इधर देखो, ये 15 डायरेक्ट भी निकल सकता है, मैंने इसलिए जरा कैश को फिलहाल दोबारा वो परचेज को दोबारा 0 किया। कैश हमारे जेब से किस दिन निकला और वापस हमारे जेब में किस दिन आ गया, 15 दिन। शॉर्टकट, शॉर्टकट, जिस दिन पैसे जेब से निकले, ठीक है। अब वो अगर ये 2 होता तो ये 14 दिन हो जाता, ये माइनस में, ठीक है। लेकिन मैंने फिलहाल जरा सिंपल रखा पहले पहले केस को, ठीक है। तो कैश हमारे जेब से निकला, हमने चीज खरीदी, ठीक है। लेट से 100 रुपए की खरीदी होगी इस दिन, और हमने वो 12 तारीख को बेच दी 150 की। अब जब 2 दिन बाद पैसे वापस आए तो कैश का एक चक्कर पूरा हुआ, हमारे जेब से जो कैश निकला था आज से 15 दिन पहले, वो घूम घुमा के हमारे पास वापस आया, और उसके साथ क्या चिपका हुआ था, 50 का प्रॉफिट। तो इसका मतलब कैश का चक्कर जब भी लगेगा साथ प्रॉफिट लगा के लाएगा वो, समझ आ रही है ना बात। तो फिर इस कैश के चक्कर को जितना जल्दी लगवाएं उतना बेहतर है, क्या ख्याल है। हम चाहेंगे डेटर्स ज्यादा से ज्यादा दिन लें पैसे वापस करने में, कम से कम हम कहेंगे इन्वेंट्री ज्यादा से ज्यादा दिन हमारे पास चीजें पड़ी रहें। इस पे कोई डिसीजन नहीं लेना, बताऊंगा इसकी रेशो पे पहुंच के। वैसे तो आप क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा देर बाद पैसे दें, अगली बार उधार कोई नहीं देगा बेटा, जो उसने कहा है, जो उसने कहा है ना उस वक्त में दो। तो इस रेशो में वाकई पहुंच गई, इस तरह से इस रेशो में पहुंच के हम डिसीजन ही क्या कर रहे होते हैं, हम कहते हैं जी दिन, मतलब इस रेशो का मतलब क्या है, इतने दिन में पेमेंट करनी है, लेकिन हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे सिवाय क्रेडिट टर्म्स को देखने के, यानी क्रेडिट टर्म्स को देखे बगैर हम कोई बात नहीं कर सकते। हमने हर रेशो में लिखना ही यही है, पता है क्यों। तो अगर आप ये लिखे ना लॉन्गर इज बेटर, तो इसका मतलब क्या है कि तरसा तरसा के रुला रुला के उसको पैसे दो। अब जो उसको जिसने आपको कहा था 15 दिन में पैसे दे जाना, आपने उसको दिए 75 दिन में पैसे, तो वो आपको अगली बार उधार नहीं देगा, बाकी मार्केट में कहेगा एन ना देना पैसे। क्यों, आपकी गुडविल खराब हुई ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पैसे वापस करता नहीं। ओके, तो बहरहाल ये बात करते हैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 इन रेशियोज पे। लेकिन ये 15 दिन को कहा जाता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी, कैश ऑपरेटिंग साइकिल, और इसी को वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहा जाता है। कि कैश एक
ऑपरेशंस जो हम कर रहे हैं उन ऑपरेशंस में जब एक साइकिल पूरा करता है तो फिर जाहिर सी बात है प्रॉफिट लेके आता है। तो एक साइकिल पूरा कब होता है? जब हमारे जेब से पैसा निकल के वापस हमारे जेब में आ जाता है। तो ये साइकिल जितना शॉर्ट होगा उतना बेटर है। और वर्किंग कैपिटल कहते किसे हैं? वर्किंग कैपिटल कहा जाता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को। क्या मतलब? देखें, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपका असल काम है। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके बैठते हैं तो लीस्ट कंसर्न होते हैं वो लोग के आपको रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री आती है या नहीं आती है। ठीक है, सेठ साहब आपके हवाले करते हैं कंपनी, कहते हैं फाइनेंस मैनेजर हो तुम। फाइनेंस मैनेजर का मतलब क्या है? कि उसने मैनेज करने हैं फंड्स, कि तनख्वाहों के वक्त पैसे हैं या नहीं है, प्रोडक्शन करनी है, रॉ मटेरियल उठाना है, पैसे लेने हैं, उधार पे मिलेंगे तो कितने दिन मिलेंगे, और फिर जो पिछले उधार पे लिए तो उनके पैसे देने या नहीं देने, मैनेजमेंट। पैसे आने डेटर से जाने क्रेडिटर को, ये साइकिल ऐसा हो, इस तरह से मैनेज्ड हो कि कोई मसला ना आए, सैलरी के दिन सैलरी मिले मुलाजमों को। ठीक है, जो वायदा किया क्रेडिटर के साथ उस दिन पैसे उसको मिल रहे हों। प्रॉब्लम तो ये होती है ना, तो जी फलां बिजनेस पैसे ही नहीं मिल रहे जी, क्या हुआ जी? डूब ही गया जी, बस पैसे हैं ही नहीं, फंस गए पैसे। बड़े बड़े बिजनेसेस के फेल होने की वजह वर्किंग कैपिटल को सही मैनेज ना करना होता है। ये वर्किंग कैपिटल मैनेज सही नहीं करते। मिसाल के तौर पे हमारे पास 1 करोड़ रुपया आ गया, हमने मिलकर सोचा दुकान बनाते हैं, और हमने पूरा 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया। हमने दुकान कहीं पे एडवांस पैसे देकर किराए पे ले ली, उस दुकान के अंदर जो चीजें हमने बेचनी थी उस हिसाब से तो दुकान थी नहीं, फिर हमने उसके अंदर जो है वो सेटिंग की, अलमारियां लगाई, सब कुछ आगे पीछे सारा सेट किया। उसके बाद हमने सारा का सारा माल उठा लिया और सारा ही कैश पे उठा लिया, और 1 करोड़ में से 1 रुपया भी ना, और हमारे पास पैसे खत्म हो गए। ठीक है, अब हम बैठे हैं मुंह उठा के, अभी तक कोई भी खरीदने नहीं आया, कोई खरीदार ही नहीं आ रहा, बिजली का बिल आ गया, घर तो रोटी पकनी है। अच्छा, चलो एक बंदा आया और आके उसने कहा चीजें खरीदता हूँ, पैसे 6 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा ले जाओ यार, वैसे तो आपको नहीं रहा। अब वो पैसे ले गया, अब आपके पैसे तो फंसे हुए हैं। वर्किंग कैपिटल आपने